नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। पहले बात ईरान इसराइल के बीच छिड़े युद्ध से दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव की। दिल्ली में इजरायल एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। रूस यूक्रेन के बाद इजरायल हमास, अब इजरायल ईरान भी जब आ गया। इस बीच लड़ाई भले ही हज़ारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका सीधा असर भारत और यहाँ के लोगों पर भी दिख सकता है। गौरतलब है कि इजरायल तकनीक के क्षेत्र में आगे और तो ईरान जो है तेल का बड़ा उत्पादक देश है। भारत के दोनों ही देशों से बड़े व्यापारिक संबंध हैं। तो पश्चिम एशिया में क्षेत्र में तनाव हमारे लिए चिंता की बात है। कुछ सवाल हैं जो भारत के रह रहे लोगों के जहन में हैं। क्या तेल के दाम बढ़ जाएंगे? क्या आर्थिक कारोबार पर असर पड़ेगा? क्या कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ेंगी? चाबहार पोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर पर क्या असर पड़ेगा? क्या पश्चिम एशिया की आग दूसरे इलाकों में पहुंचेगी? क्या अमेरिका का दबाव बढ़ेगा? तो इस समय हम भारत के संदर्भ में यहाँ पर हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने ईरान के सभी गैर ज़रूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले भारतीयों से सतर्क रहने और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को भी कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात के बिगड़ने से बहुत चिंतित हैं और सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान दोहराते हैं। हम आग्रह करते हैं कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस बीच भारत की एक बड़ी फुटबॉल टीम आपको बता दें, भारत की जो एक फुटबॉल टीम है मोहन बगान सुपर जायंट ने ईरान ना जाने का फैसला लिया है। टीम को वहां एक मैच के लिए ईरान की यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये टीम नहीं जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले भारत और ईरान के संबंधों पे कुछ जानकारियां हासिल कर लेते हैं। तो 1958 में ईरान से राजनयिक संबंध बनाए गए। करीब 4000 भारतीय रहते हैं वहाँ पर। ज़्यादातर छात्र या कारोबारी हैं। करीब 1700 छात्र हैं ईरान में। ज़्यादातर भारतीय तेहरान में रहते हैं। बिरजंद, जबोल, मशहद में भी कुछ भारतीय रहते हैं। और अगर हम बात करें भारतीयों की इसराइल में, तो 2023 की जानकारी के मुताबिक करीब 85,000 भारतीय मूल के जो वहाँ पे यहूदी रहते हैं। 18 से 20,000 भारतीय नौकरी वहाँ पे करते हैं। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। अलग अलग जगह करीब 1000 छात्र भी वहाँ पर हैं। तो भारत पर, भारतीय के जो हित हैं उस पर कितना असर पड़ेगा? खास मेहमान हैं शशांक जी, हैं पूर्व विदेश सचिव हमारे साथ। साथ ही ब्रह्मचलानी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। शशांक जी, पहले आपसे भारत पर असर से पहले आपका आंकलन, आप दोनों का ही आंकलन लूँगी कि जो इस समय परिस्थिति बनी हुई है पश्चिम एशिया में, आपका आंकलन, आप कैसे उसे देख रहे हैं? निधि जी, मैं मानता हूँ कि पश्चिम एशिया ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कितने दशकों से यह तो मालूम है कि कोई भी पक्ष हारने को तैयार नहीं है, लेकिन जीत भी नहीं होती है। तो इस मसले में जो है जान-माल की बहुत हानि होती है। हर बार बाकी देश भी, वहाँ के भी जो नागरिक होते हैं, उनको तकलीफ़ें होती हैं क्योंकि तेल का बड़ा बड़ा भंडार है इस एरिया में, तो वो इसी तरीके से असुरक्षित हो जाता है उसका आना-जाना। इस बार तो हम देख रहे हैं कि इज़राइल ने जिस प्रकार से 7 अक्टूबर के बाद से हमास के खिलाफ लड़ाई करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमास के साथ-साथ हिज़्बुल्लाह भी साथ में जुड़ गए थे, तो उनको भी करा। अब नसरुल्लाह साहब ऐसा है कि उनका, मैं कहूँगा कि काफ़ी मुस्लिम क्षेत्रों में बहुत इज़्ज़त है उनकी, बल्कि और भी लोग जो उनसे मिले हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं उनकी। तो ऐसे में ईरान के लिए आवश्यक हो गया कि कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ही। और उस जवाब देने के लिए उन्होंने इतने तेज़ी से जवाब दिया है कि अब उनको मालूम नहीं है कि उनके ऊपर क्या हो सकता है। यानी कि इज़राइल अब ईरान को सोच रहा था कि ईरान सामने आ जाए तो ज़रा ठीक है, फिर अमेरिका और बाकी नेटो देशों के लिए भी आवश्यक हो जाएगा कि ईरान के साथ में वो पूरे तरीके से इज़राइल के साथ मिल लें। तो मेरे ख़्याल से इज़राइल जो चाहता था वो अब इस समय हो गया है
तो एक एक तरीके से मैं कहूँगा कूटनीतिक स्तर पर, रणनीतिक स्तर पर ईरान ने थोड़ी ज़्यादती दिखा दी है। वो थोड़ा सोच समझ के करते अगर कि अपने जो प्रॉक्सीज़ थे, जी। तो शायद उनके ऊपर डायरेक्टली इतना बड़ा शशांक जी, हमला नहीं इस हो समय पाता। मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, इसराइल ने पहली बार माना है कि उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। हमने देखा था कल जिस तरह से दागे गए थे गोले ईरान की तरफ से, 1 या 2 व्यक्ति की मौत की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब इसराइल ने पहली बार माना है कि उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ईरानी हमले में एयरबेस को नुकसान, मगर कोई हताहत नहीं है, ये भी इसराइल की तरफ से कहा गया है। ब्रह्मा, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये एक्सेप्टेंस आई है इसराइल की तरफ से? क्योंकि अभी तक जब कल देर रात से ये तस्वीरें सामने आ रही थी, कुछ नुकसान की बात ज़्यादा नहीं थी, हालांकि हमने देखा था मिसाइल्स गिरते हुए, लेकिन अब अगर इसराइल पहली बार मान रहा है एयर बेस को भी नुकसान पहुंचा है, आपका असेसमेंट हालात पर? ये ईरान का दूसरा अटैक है, क्योंकि अप्रैल में भी ईरान ने कई सारे मिसाइल ड्रोन्स फायर किए थे इसराइल के खिलाफ। मगर इस बारी ईरान का अटैक मोस्टली बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू किया गया। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े ईरान ने इसराइल के खिलाफ। बैलिस्टिक मिसाइल्स काफ़ी फास्ट चलते हैं और उनके खिलाफ डिफेंसेस इतने मजबूत नहीं होते हैं। तो इस वजह इस बारी इसराइल में कुछ नुकसान हुआ है। मगर दूसरी बात यह है कि ना ईरान और ना इसराइल चाहता है कि दोनों के बीच एक डायरेक्ट वॉर हो। इस वजह ईरान ने जब अप्रैल में अटैक किया तो उसने अमेरिका को 3-4 दिन पहले बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। तो उसके बजाय अमेरिका ने इसराइल के जो एयर डिफेंसेस हैं वो मजबूत कर दिए थे। इस बारी सिर्फ ईरान ने 2-3 घंटे का एडवांस नोटिस दिया अमेरिका को। तो इसका मतलब कि इस बारी इसराइल और अमेरिका को कम अपॉर्चुनिटी, कम टाइम मिला अपने आप को डिफेंड करने के लिए। मगर दोनों साइड नहीं चाहते कि एक युद्ध शुरू हो, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका, एक तरफ इसराइल है जो कई युद्ध में इन्वॉल्व है। एक युद्ध है हमास के खिलाफ, एक युद्ध है हिजबुल्लाह के खिलाफ, एक तीसरा युद्ध है हुतीस के खिलाफ, एक चौथा युद्ध है पैलेस्टीनियंस जो रहते हैं वेस्ट बैंक में, और एक पांचवा युद्ध है, एक शैडो वॉर, वो ईरान के खिलाफ। तो ये इसराइल नहीं चाहता कि ये शैडो वॉर एक ओपन वॉर बन जाए ईरान के खिलाफ। और जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान इतना स्ट्रॉन्ग देश नहीं है, उसकी जो कमज़ोरी है वो एक्सपोज हो जाएगी अगर एक तरह का ओपन युद्ध शुरू होता है। तो दोनों साइड नहीं चाहते हैं कि एक ओपन युद्ध शुरू हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि दोनों देश नहीं चाहते, भले ही एक दूसरे पर इस तरह के प्रहार हो रहे हैं, लेकिन दोनों देश नहीं चाहते कि एक फुल फ्लेजेड वॉर हो। शशांक जी, अगर आप हमारे साथ हैं, तो अपने आप में भारत ने भी कुछ कदम उठाए हैं। भारत ने भी जिस तरह से एडवाइजरीज जारी की है अपने लोगों को, इसराइल में हो या ईरान में हो, आप किस तरह से देखते हैं जो भारत के हित हैं इसमें, या भारत की जो पोजीशनिंग है इसमें? नहीं, भारत के लिए अपने सबसे पहली चिंता तो यही होती है कि जो भारतीय नागरिक डायरेक्टली जो ये कॉम्पिटेंट नेशंस हैं वहाँ पे रह रहे हैं या आसपास के मुल्कों में रह रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनको धीरे धीरे जब भी कभी कोई ऐसा आवश्यक हो तो उनको निकाला जा सके वहाँ से, अगर ये हमला ज़्यादा बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत ने काफ़ी अरसे से अपने जो एनर्जी के क्षेत्र में वो तरह तरह के अपने वाइडन करना चाह रहा था कि जो भी सोर्सेज हैं, ताकि अगर किसी वजह से एक एरिया में जैसे मिडिल ईस्ट हुआ या गल्फ़ का एरिया हुआ, अगर वहाँ तो तकलीफ़ होती है तो दूसरे एरिया से उनके पास जो है एनर्जी रिसोर्सेज आ जाएँ, क्योंकि भारत जो है 80% के करीब एनर्जी के लिए बाहर के देश मुल्कों पे वो रखता है, ज़िम्मेदारी रखता है। तीसरी बात ये है कि भारत में जिस प्रकार से ये सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और पूरा जो भी शिपिंग वगैरह है सब ख़त्म हो जाएगा। भारत ने चाबहार का लिए बनाया था, उसमें अमेरिका ने हालांकि अपनी तरफ से बहुत अच्छा वो नहीं उन्होंने रिसेप्शन दिया, उसका नाराज़गी दिखाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था भारत के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसा होगा कि जो रूस भारत के साथ में जो हमारे रिश्ते चल रहे हैं
ईरान के साथ में जो थोड़े बहुत हम चाबहार कंस्ट्रक्शन वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बना रहे थे, उसमें मैं समझता हूँ कि अब जो है थोड़ी-सी मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये भारत का एक इस तरह से प्रोजेक्ट था जिस पे सबकी नज़र थी। ब्रह्मा, अपने आप में भारत के लिए इस क्षेत्र में अगर आपने ये तो कहा है कि फुल फ्लेजेड वॉर दोनों देश नहीं चाहते। इज़राइल का ये मानना कि उसके एयर बेस पर भी नुकसान हुआ है, थोड़ा सा एक शायद ईरान को भी एक संदेश कि हाँ ठीक है, आपने जो कहा हमें नुकसान हुआ है। तो क्या अब ये दोनों जो देश हैं, इनके बीच जो हालात हैं, खाड़ी पर भी उसका असर पड़ सकता है। खाड़ी के देश भी नहीं चाहेंगे, और अगर खाड़ी पर असर पड़ता है तो सीधे भारत के हितों पर असर पड़ता है। उस लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? क्योंकि तेल के दाम बढ़ जाएंगे और उसका सीधे असर पड़ेगा भारत पर भी। आप ठीक कह रहे हैं निधि, बल्कि पिछले 24 घंटे में इस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बजाय ऑयल प्राइसेस तो बढ़ गए हैं, बढ़ने शुरू हो गए हैं। कल ही बढ़ गए वो $3-4 पर बैरल। आज दोबारा बढ़ेंगे जब मार्केट खुलेगा न्यूयॉर्क में। तो असर तो पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पर अगर ये इस तरह के टेंशन्स स्पेशली अगर एस्केलेट होते हैं। और इजराइल ने ये भी बोला है कि वो रिटेलिएट करेगा ईरान के खिलाफ। मगर किस तरह का रिटेलिएशन होगा, जैसे जिस तरह से इजराइल ने रिटेलिएट किया था अप्रैल में, नाम के वास्ते सिंबॉलिक रिटेलिएशन हुआ था, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने ईरान को। अगर उस तरह का सिंबॉलिक रिटेलिएशन होता है दोबारा तो फिर ये टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर इजराइल की तरफ से एक काफ़ी डिवास्टेटिंग रिटेलिएशन होता है ईरान के खिलाफ, तो ईरान फिर उसके रिस्पॉन्स में दोबारा अटैक करेगा इजराइल पर। तो फिर इस तरह का एक तरह का साइकिल बन जाएगा, साइकिल ऑफ एस्केलेशन। उससे क्या है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और एक तरह से अनइंटेंशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है दोनों के बीच, इजराइल और ईरान के बीच। तो इस समय जो रिस्क बहुत हाई हैं और इन टेंशन्स को कम करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका इजराइल के साइड पर है, रूस ईरान के साइड पर है, न्यूट्रल स्टेट्स तो है नहीं। सिर्फ भारत एक तरह का न्यूट्रल स्टेट है जो दोनों के बीच मीडिएट कर सकता है। मगर जब मोदी ने कोशिश की यूक्रेन के युद्ध में मीडिएशन करने की, तो उनका जो पीस इनिशिएटिव है वो काफ़ी तक वो आगे नहीं गया। तो इस समय भारत के पास इतना स्पेस नहीं है कि वो मिडिल ईस्ट में भी एक पीस इनिशिएटिव शुरू करे। बिल्कुल, ये इसी महत्वपूर्ण पॉइंट पर एक ब्रेक लेते हैं। आप लोगों से इस ब्रेक के बाद ही बात करेंगे कि भारत की भूमिका क्या हो सकती है। ब्रह्मा, जो आपने ये पॉइंट उठाया है, क्या भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा कर सकता है? बहरहाल जो दो बड़े देश हैं अपने आप में किस तरह से आमने सामने हैं, इस पर जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, इस पर ये हम गौर करें। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। और इस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर एक आ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस्राएली सेना पर हमले तेज़ कर दिए हैं। जवाबी हमले में कई इस्राएली सैनिकों की मौत हुई है, ये हिजबुल्लाह का कहना है। एक बार फिर बता दें आपको कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस्राएली सेना पर हमले तेज़ किए हैं और जवाबी हमले में कई इस्राएली सैनिकों की मौत हुई है, ये दावा है हिजबुल्लाह का। ये अपने आप में चिंता की बात है और लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जिस तरह से कुछ देर पहले हमने ये खबर भी देखी कि इसराइल ने किस तरह से माना है कि उसके जो एयरबेस है उस पर जो कल ईरान से हमला हुआ उस पर नुकसान पहुंचा है। और ये खबर आ रही है कि किस तरह से ये तस्वीरें आई हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज़ कर दिए हैं और इसमें सैनिकों की मौत हुई है। 14 सैनिक मारे गए हैं, ये कहा जा रहा है। हम नीचे फ्लैश में पढ़ सकते हैं, 14 इस्राएली सैनिक मारे गए हैं इस हिजबुल्लाह के इस हमले में। तो हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। शशांक जी, आपसे इस पर कि ये थमने की बात नहीं है। भले ही इसराइल ने अभी कबूल किया कुछ देर पहले कि उसके एयरबेस को नुकसान हुआ है, अब इस तरह से उसके 14 सैनिक मारे गए लेबनान में, तो थम नहीं रहा है। वहाँ पे
इसका असर लगातार लग रहा है बढ़ता ही रहेगा? नहीं, उनको पता नहीं है किस प्रकार से इस हमले को आपस में जो हो रहे हैं, कैसे उनको रोका जाए। जैसे रूस और यूक्रेन के मसले पर रूस ने कहा कि भारत, चीन और ब्राज़ील 3 देश ऐसे हैं जिनकी बात वो सुनने को तैयार हो सकते हैं। तो उसमें भारत ने बात शुरू आगे बढ़ाई यूक्रेन के साथ में। अभी इस प्रकार का कोई मेरे ख़्याल से ऐसा अवसर नहीं वो आया है, ईरान और इसके बीच में, कि भारत अपने आप आगे बढ़ा के कहे कि नहीं, हम आगे बढ़ने को तैयार हैं शांति वार्ता कराने के लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत का दोनों तीनों जितने भी ग्रुप्स हैं, सबकी तरफ से उनका हमारा अच्छे पुराने संबंध रहे हैं। तो चाहे तो भारत अकेले में या जैसे और संस्थाएँ हैं, जहाँ ईरान भी है, इज़राइल भी है या और भी देश हैं, G20 हुआ या ब्रिक्स हुआ, एससीओ हुआ या और भी जो भी संस्थाएँ हैं, उनको साथ में लेकर बातचीत करके मालूम कर सकते हैं कि भई किस प्रकार से जो है हमलों को कम किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि अमेरिका में चूँकि चुनाव आने वाले हैं, तो सब देश इस बात को सोच रहे हैं कि बाइडेन साहब का क्या रिएक्शन होगा और उसके बाद में जो नई सरकार आएगी उसका क्या रिएक्शन होगा। तो उससे पहले, चुनावों से पहले ही वो निर्णायक स्थिति में पहुँच जाना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये थोड़ी-सी परेशानी की बात है। बिल्कुल। ब्रह्मा, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आपके पास आने से पहले ग्राफिक के ज़रिए जानकारी दे दें भारत के संदर्भ में कि भले ये संघर्ष हज़ारों किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका सीधा असर भारत और यहाँ के लोगों पर भी दिखेगा। इसराइल तकनीक के क्षेत्र में आगे है, तो ईरान तेल का बड़ा उत्पादक देश है। भारत के दोनों ही देशों के साथ बड़े व्यापारिक संबंध हैं। जाहिर है कि दोनों देश आपस में भिड़ेंगे तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। तो समुद्री मार्ग से व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारत और यूरोप के बीच बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का एजेंडा भी अटक सकता है। भारत की शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती हैं। भारत करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। ईरान से तेल आयात पर असर पड़ सकता है। लंबी जंग होती है तो सोना चांदी महंगा होगा और शेयर बाज़ार में भी गिरावट दिख सकती है। तो ये अपने आप में सीधे तौर पर भारत पर असर। ब्रह्मा, आप का असेसमेंट, जो भारत का व्यापार है, कारोबार है या इन देशों से जो रिश्ते हैं और साथ ही इससे पूरा वो एरिया, समग्र एरिया आ जाता है, पूरा असर पड़ सकता है? ये जो पूरा पर्शियन गल्फ रीजन है भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर करीब 9 मिलियन भारतीय लोग रहते हैं पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ में। यूएई में करीब 3 मिलियन से ऊपर भारतीय हैं। तो और उसके अलावा 2/3 ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स आते हैं ये पर्शियन गल्फ रीजन से। तो जो भी वहाँ होता है, स्पेशली जो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो या टेंशन्स बढ़े, जिससे प्राइसेस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने कहा कि गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ गए हैं कल से, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत के इकोनॉमी पर, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। और गोल्ड भी काफ़ी, इंडिया एक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। तो इस तरह की प्राइसेस बढ़ना, इसका मतलब कि भारत की इकोनॉमी पर असर एकदम पड़ता है। और बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ तो इजराइल के जो रिश्ते हैं भारत के साथ काफ़ी मजबूत हैं, और ईरान के जो रिश्ते हैं भारत के साथ ट्रेडिशनली काफ़ी अच्छे रहे हैं। मगर आप देखिए कि 2 हफ्ते पहले ईरान के जो लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने एक ट्वीट में जो भारतीय मुस्लिम्स हैं उसके बारे में बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन पोस्ट किया, जिससे कि ईरान और भारत के रिश्तों पर एक तरह का सेटबैक मिला है इस बायलैटरल रिलेशनशिप को, क्योंकि विदाउट प्रोवोकेशन उन्होंने भारत को अटैक किया इंडियन मुस्लिम्स के कंडीशंस के बारे में। तो अब क्या है कि इस जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं इसराइल और ईरान के बीच, इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत के लिए बहुत ही कम स्पेस है, क्योंकि जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के खिलाफ अभी रिसेंटली बोला है, तो भारत अभी कोशिश नहीं करेगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी तरह से वो इंटरवीन कर रहे टू प्रमोट पीस। बिल्कुल, टू प्रमोट पीस, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने देखा प्रधानमंत्री ने
इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को एक ट्वीट करके विशेस भी दी हैं वहाँ के नए साल के ऊपर। तो प्रधानमंत्री का ये इस तरह से ट्वीट देना, एक तरह से हाथ बढ़ाना, और जो उनका पहले फ़ोन भी जब उन्होंने किया था, तो शशांक जी, कूटनीति एक अहम रोल प्ले करती है। कोशिशें सब करते हैं, असर क्या हो, लेकिन ये ऐसा समय है जब सब बड़े नेताओं को कोशिश करती रहनी चाहिए। इस समय ईरान और इजराइल और ईरान और वेस्ट के रिश्ते ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर मैं समझता हूं कि वो मसले को, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है, कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे न्यूक्लियर की साइड पे या वर्ल्ड वॉर की साइड पर। आजकल जो नेटो कंट्रीज़ हैं या अमेरिका वगैरह हैं, उनका जो 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है कि वो अंदरूनी हालात बदल कर तख्ता पलट करवा देते हैं। अभी बांग्लादेश में हाल में करवाया है, और उस जंग को वो आगे बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसीलिए वो अपना देखना चाह रहे हैं कि सब मुस्लिम देशों में उनके, खासकर शिया देशों में उनकी इज्जत और बहुत सम्मान बना रहना चाहिए। साथ ही साथ ईरान में जो यंग लोग हैं, वो चाहते हैं कि पश्चिम से जिस प्रकार से बिल्कुल कटे हुए रहे हैं पिछले कई वर्षों से, वो नहीं रहना चाहिए और कुछ थोड़ी प्रैग्मेटिक पॉलिसीज़ उनको अपनानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से वो भी हमको ध्यान में रखना है कि ईरान के जो अंदरूनी हालात हैं, वो भी बड़े फ्लेक्स इस समय ऐसे संवेदनशील मोड़ पर हैं कि मेरे ख्याल से इजराइल या अमेरिका वगैरह कोई बहुत ज़्यादा एक्शन ऐसा नहीं लेना चाहेंगे कि वहाँ पे नेशनलिस्टिक फर्वर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए या एंटी वेस्ट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए। बिल्कुल, आपने, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा था रिजीम चेंज की बात और प्रॉस्पेरिटीज़ ईरान में लाएंगे, लेकिन अपने आप में बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, इतना सब आसान नहीं होता है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, दक्षिणी लेबनान में 14 इस्राएली सैनिकों की मौत हुई है। ये जानकारी हमने आपको दी। इस्राएली सूत्रों ने स्काई अरबिया को ये जानकारी दी है। हाँ, इस्राएली सूत्रों ने स्काई न्यूज़ अरेबिया को दी है जानकारी। दक्षिणी लेबनान में 14 इस्राएली सैनिकों के मारे जाने की बात है, और स्काई न्यूज़ अरेबिया को ये जानकारी दी है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से पहले खबर चलाई जा रही थी, और फिर अब ये पुष्टि हो गई है इस बात की कि किस तरह से दक्षिणी लेबनान में इस्राएल के सैनिक मारे गए हैं। 14 उनकी संख्या बताई जा रही है। कुछ देर पहले इस्राएल ने यह भी माना था कि जो ईरान का हमला हुआ था उसमें किस तरह से एयर बेस को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये भी कहा गया कि कोई विमान को नुकसान नहीं हुआ है, कोई एयर बेस पर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, लेकिन दक्षिण लेबनान में जो है वहाँ पर इस्राएली सैनिकों को नुकसान हुआ है। 14 की जान गई है। तो इस्राएल पर ईरान ने जब से मिसाइलें दागी हैं, तब से दोनों देशों में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है। मंगलवार को कच्चा तेल करीब 4% महंगा हुआ। ब्रेंट क्रूड 3.5% बढ़कर $74.2 प्रति बैरल हुआ। WTI क्रूड 3.7% बढ़कर $70.7 पर पहुंच गया। बुधवार को भी शुरुआती कारोबार में तेजी दिखी। मध्य एशिया में तनाव बढ़ता है और इससे कच्चे तेल की कीमत और ऊपर जा सकती है। तो इस्राएल पर ईरान के हमले का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखना शुरू हो गया है। हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। इस मामले में हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने जाने माने अर्थशास्त्री किरीट पारेख से बात की। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल अर्थव्यवस्था में एक बार फिर उथल-पुथल बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स है, उसकी कीमत करीब $4 तक बढ़ गई है। जब ईरान ने हमला किया इजराइल पर, उससे पहले उसकी कीमत $70.78 प्रति बैरल के आसपास थी। अब वो $75 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है। मेरे साथ अर्थशास्त्री किरीट पारेख हैं। पहला सवाल है कि इसका भारत के इंपोर्ट बिल पर कितना असर पड़ेगा, आपका क्या आकलन है?
एक मैंने बताया मैं जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस $5 बढ़ती है पर बैरल, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक टन का करीब $35-40 ज़्यादा हुआ। हम 230 मिलियन टन्स का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से यू कैन सी दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस इनॉर्मसली। कितना होगा अमाउंट में, कितना? 9-10 बिलियन डॉलर ज़्यादा हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अगर ये प्राइस और भी बढ़ेगी, और आजकल जो माहौल देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि वो होने की शक्यता काफ़ी है, क्योंकि इजराइल इज़ गोइंग टू अटैक ईरान टू टेक बदला लेके, एंड ईरान इज़ नॉट गोइंग टू सिट क्वाइट। ईरान पहले इराक के साथ महीनों तक युद्ध कर रही थी, इसके पास ये क्षमता है कि लॉन्ग बैटल में इट कैन एंगेज इटसेल्फ। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी खतरनाक परिस्थिति है हमारे लिए, क्योंकि एक दफ़े एक सारा विश्व में उथल पाथल हो जाए तो हमारा एक्सपोर्ट सब में हानि हो सकती है। तो इस तरह की एक चिंता थी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और उसका बहुत बुरा असर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हुआ था। तो अब आपको लगता है कि ये जो पूरी ऑयल इकोनॉमी है, आप ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल हमला करता है ईरान पर बदला लेने के लिए, तो इससे अनिश्चितता और बढ़ेगी और क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे। रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध में तो असर ज़्यादातर वो गैस इकोनॉमी पर हुआ था। अगर ऑयल पे भी हो रहा है, और हम तो बहुत गैस और ऑयल दोनों काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारा पर इसके असर होने वाले ही है। बट आई होप दैट wise sense would prevail, and that peace would be restored soon. लेकिन मुझे लगता है कि नेतन्याहू is very stubborn. He is not going to accept anything, and certainly he would want to retaliate, and बदला लेने की भावना उसकी बहुत strong है। तो बट ईरान, मैंने कहा ना कि शांत नहीं रहेगा, वो भी सामने आएगा। तो ये बहुत लाइकली लग रहा है, लेकिन आई होप इट डजंट हैपन। और आपको एक बार फिर से बता दें कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान में 14 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। इजरायली सूत्रों ने स्काई न्यूज़ अरेबिया को ये जानकारी दी है, और इससे पहले इजरायल ने यह भी माना था कि उसके एयरबेस पर भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कोई जो विमान है उसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहां पर दक्षिणी लेबनान में 14 इजरायली सैनिकों की जान गई है। और ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं दक्षिणी लेबनान की, जब हिजबुल्लाह का यहाँ पर ये अटैक हुआ था, और इसमें ही 14 सैनिकों की इजरायल ने अपने 14 सैनिक खो दिए हैं। ये वहाँ के दृश्य बताए जा रहे हैं। इसके बाद स्काई न्यूज़ अरेबिया ने इस खबर की पुष्टि की है, उनको इजरायली सूत्रों ने ये जानकारी दी।